हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टाइप्स ऑफ ऑफर हम हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ना शुरू कर दिए थे। जनरल ऑफर पढ़ लिया था हमने, उसमें केस लॉ कौन सा पढ़ा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्नोबॉल एंड कंपनी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले डिस्कशन के साथ में, जो कि है टाइप्स ऑफ ऑफर पर। अगेन आगे की जो ऑफर्स हमें पढ़नी थी वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगला जो ऑफर है वो है स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। स्पेशल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर क्या था? जनरल ऑफर का मतलब था कि अगर पब्लिक एट लार्ज को, पब्लिक इन जनरल को अगर आप कोई ऑफर दे रहे हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जनरल ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जब किसी स्पेसिफिक पर्सन को, किसी एज सर्टेन पर्सन को हम क्या दे रहे हैं? कोई ऑफर दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर। तो पढ़ते हैं इसका कंटेंट क्या। अगेन इसमें केस लॉ है, हमें याद रखना है, ठीक है। व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एन एज सर्टेन पर्सन, इट इज नोन एज अ स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन टू whom द ऑफर हैज़ बीन मेड। जिसे ऑफर दिया गया है सिर्फ वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोई और एक्सेप्ट कैसे करेगा? अरे जिसको ऑफर दिया है वही तो एक्सेप्ट करेगा ना, उसके अलावा कोई और बीच में आकर कैसे एक्सेप्ट करेगा? हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। एक केस लॉ हुआ था, काफ़ी प्रोमिनेंट केस लॉ है, बोल्टन वर्सेस जोन्स। अब इसमें हुआ क्या था, आगे डिटेल में एक डायग्राम बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी से आपको बता देती हूँ कि इसमें हुआ क्या था, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है तो इज़ नेसेसरी फॉर अस कि हम इस पर्टिकुलर केस को देखें कि इसमें है क्या, ठीक है। तो इसमें हुआ ये था कि डायग्राम आपके लिए अलग से बनाऊँ या बना हुआ मेरे पास है, उसको देखें, उसी को देख लेते हैं। डबल डबल मेहनत क्यों करनी, ठीक है। इसमें तीन पर्टिकुलर लोग थे, ब्रोकलहर्स्ट, बोल्टन एंड जोन्स। अब यहाँ पर हुआ ये था कि ब्रोकलहर्स्ट करके एक पर्सन था जिसने क्या किया था, जिसने अपना बिजनेस सेल किया था। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आ गया है आपके पास में डायग्राम। इसमें हुआ ये था, ये ब्रोकलहर्स्ट है, इसने क्या किया था, इसने अपना बिजनेस बोल्टन नाम के एक पर्सन को सेल किया था, यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस बोल्टन नाम के एक पर्सन को इसने सेल कर दिया। अब हुआ ये कि एक जोन्स नाम का एक और पर्सन था। जोन्स जो था वो क्या था, ब्रोकलहर्स्ट का क्रेडिटर था, यानी कि इसका क्रेडिटर था। ये जो है इससे कुछ पैसे मांगता था, फॉर एग्जाम्पल लेट से 50,000 रुपये। अब ये अंग्रेज़ों का है तो 50,000 पाउंड, ठीक है, 50,000 पाउंड, 50,000 रुपये जो भी है वो इससे मांगता था, 50,000 मांगता था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि यार मैं 50,000 रुपये मुझे इससे लेने हैं, तो मैं काम करता हूँ, कैश में नहीं लेता हूँ, इसका जो बिजनेस है ना इस पर मैं क्या कर देता हूँ, कुछ गुड्स को सप्लाई करने का ऑर्डर दे देता हूँ। तो इसने, जोन्स ने क्या किया, जोन्स ने ब्रोकलहर्स्ट को कोई ऑर्डर दिया। यहाँ पर इसने लेटर, फॉर एग्जांपल लेटर में कुछ चीज़ें लिखी कि ये मुझे दे दो। इसकी इंटेंशन क्या थी? इसकी इंटेंशन ये थी कि यार 50,000 मैं उससे मांगता हूँ, जो मैं इससे गुड्स इसको ऑर्डर करूँगा, उससे क्या करूँगा, मैं इसको सेट ऑफ कर लूँगा। इसकी मेन इंटेंशन क्या थी कि मैं इससे कुछ गुड्स मंगवाता हूँ और उसके अगेंस्ट ये 50,000 रुपये सेट ऑफ कर लूँगा। सो ही प्लेस्ड एन ऑर्डर विद हिम फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। अब हुआ ये कि ये बोल्टन है, ठीक है, ब्रोकलहर्स्ट ने तो क्या किया था, अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया था। तो इस बोल्टन ने क्या किया, इसने ये जो ऑर्डर आया, फॉर एग्जाम्पल इसकी शॉप पर, जोन्स ने ब्रोकलहर्स्ट की शॉप पर एक लेटर भेजा और इसका इंटेंशन क्या था, 50,000 रुपये से उन गुड्स की अमाउंट को मैं सेट ऑफ कर लूँगा जब ब्रोकलहर्स्ट मुझे पैसे भेजेगा। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि ये बिजनेस सेल कर चुका था, बोल्टन ने ये लेटर पढ़ा और उसने क्या किया, ये जो भी सामान इसने मंगवाए थे वो इसको भेज दिए, उसकी डिलीवरी कर दी। सो बोल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो ऑर्डर वॉज नॉट इन हिज नेम। इसने किसको ऑर्डर भेजा था, ब्रोकलहर्स्ट को, उसके नाम पर उसने क्या किया था, ऑर्डर भेजा था। लेकिन बोल्टन डेढ़ शाना बन के इसने क्या किया, इसने ये जो गुड्स थे ये भेज दिए इसको। इसने सोचा कि यार इसी बिजनेस से इसको ये गुड्स चाहिए थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं इसको भेज दूँ या ब्रोकलहर्स्ट भेजता। तो बोल्टन ने क्या किया, बोल्टन ने वो सारे गुड्स इसको भेजे और कहा कि निकाला पैसे, 50,000 रुपये, मान लो 50,000 रुपये के गुड्स भेजे
और इसने जोन्स को कहा कि पैसे निकाल। जोन्स ने कहा कि यार मैंने तुझे तो ऑर्डर भेजा ही नहीं था, मुझे तो ब्रोकलहर्स्ट के साथ में ये अमाउंट सेट ऑफ करना था। सो जोन्स रिफ्यूज टू पे फॉर द गुड्स एज ही वांटेड टू सेट ऑफ हिज डेट अगेंस्ट ब्रोकलहर्स्ट। इसका इंटेंशन क्या था, उस गुड्स से 50,000 रुपये का अमाउंट सेट ऑफ करना। लेकिन अब हो क्या गया, बोल्टन तो एक अलग पर्सन है, इसने गुड्स भेज दिए और इसकी इंटेंशन तो सेट ऑफ करने की थी। तो बोल्टन चला गया किसके पास में, कोर्ट के पास में। कोर्ट को इसने कहा कि मैंने इसको ये गुड्स भेजे और ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि वो देगा भी नहीं। क्यों नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसने आपको ऑर्डर भेजा ही नहीं था। इसने आपको ऑर्डर भेजा था क्या, इसने आपको ऑर्डर नहीं भेजा था। सो ही इज़ नॉट लायबल टू पे यू एनी मनी। आई बात समझ में, क्योंकि ऑफर किसको गया था, ऑफर गया था ब्रोकलहर्स्ट को। तो बोल्टन उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जो जोन्स है इसने क्या किया था, इसने ऑफर किसको भेजा था, ब्रोकलहर्स्ट को, ठीक है, BR लिख देते हैं। और ऑफर एक्सेप्ट किसने किया, BT, बोल्टन ने, ठीक है। तो ऑफर जब इसको गया है तो एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगी, इसी से आएगी। ही कैन नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो यहाँ पर ये जो बोल्टन था वो जोन से कोई पैसे रिकवर नहीं कर पाया। बात समझ में। तो स्पेसिफिक ऑफर का यही कंसेप्ट है कि जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है सिर्फ वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, नो वन एल्स कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर। जनरल ऑफर में क्या था, जनरल पब्लिक एट लार्ज को ऑफर भेजा गया है तो कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर में जिससे ऑफर दिया गया है सिर्फ वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ऑफर। अब आ जाते हैं थर्ड, क्रॉस ऑफर पे। क्रॉस ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर का मतलब होता है जब दो लोग सेम टाइप ऑफ ऑफर यानी कि सेम टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑफर एक दूसरे को भेज देते हैं विदाउट नोइंग कि मुझे सामने वाले से ऑफर मिला है, तो उसे कहा जाता है क्रॉस ऑफर। अ क्रॉस ऑफर इज मेड व्हेन टू पार्टीज मेक द सेम ऑफर टू वन अनदर without knowing the other party has made an offer and the terms of both offers are identical। यानी कि दोनों जो ऑफर हैं, दोनों तरफ से जो ऑफर इमर्ज हुए उनकी टर्म्स क्या आइडेंटिकल है, सिमिलर है, एग्जैक्ट सेम है। इन दिस सिचुएशन देयर विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट दैट वन पार्टीज ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जाम्पल देखो। एंड व्हेन two persons make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance, there is no binding contract in such a case। यहाँ पर देखो हुआ क्या है, शिजुका मेक्स अ प्रपोजल टू सेल हर कार टू नोबिता फॉर ₹2 लाख। शिजुका ने कहा कि मैं अपनी कार तुमको 2 लाख रुपए में बेचना चाहती हूँ, और नोबिता को पता नहीं था। मान लो इसने लेटर या फिर मेल किया, ठीक है, लेटर पे इसने लिखकर भेजा कि मैं अपनी जो कार है वो तुमको 2 लाख रुपए में बेचना चाहती हूँ, और नोबिता ने सेम ऑफर यानी कि मैं तुम्हारी कार 2 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, ऐसा का ऐसा ऑफर इसने क्या किया, शिजुका को भेजा लेटर से। इसको पता नहीं है कि मुझे यहाँ से ऑफर है, इसको पता नहीं है कि मुझे यहाँ से ऑफर है, दोनों को पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या ये मान लिया जाएगा, मान लो शिजुका ने भी ये ऑफर भेजा, नोबिता ने भी, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है? क्या एक्सेप्टेंस गई है? नहीं गई है। तो आप ये नहीं समझ सकते हो कि अब दोनों की तरफ से एक्सेप्टेंस है, हाँ है। जब तक प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं जाएगी कि हाँ मैं तुम्हारा ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ, तब तक उसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो क्रॉस ऑफर में क्या हो रहा है, क्रॉस ऑफर में सेम की सेम ऑफर, सेम टर्म्स, जो आइडेंटिकल टर्म्स एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं इन इग्नोरेंस, यानी कि पता ही नहीं कि सामने वाले से भी सेम ऑफर इमर्ज हुआ है, तो ये कहलाता है क्रॉस ऑफर। आई बात समझ में। तो ये हमारा होगा तीसरा टाइप का ऑफर। पहला हमने कौन सा पढ़ा, जनरल ऑफर, दूसरा हमने पढ़ा स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर, और तीसरा हमने पढ़ लिया क्रॉस ऑफर। जनरल ऑफर में कौन सा केस लॉ था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। स्पेशल ऑफर में हमारे पास जो केस लॉ था वो क्या था, बोल्टन वर्सेस जॉन्स। क्रॉस ऑफर में हमारे पास कोई भी केस लॉ नहीं है। अब आ जाते हैं काउंटर ऑफर पे। काउंटर ऑफर क्या होता है,
काउंटर आर्ग्यूमेंट का मतलब सुना होगा, या किसी को काउंटर करना, कोई हमसे बहस कर रहा है, कोई बात बोल रहा है तो हम उसको काउंटर आर्ग्यू करें, उसके बदले में कुछ बोल रहे हैं। तो काउंटर ऑफर क्या होता है? ऑफर के बदले में एक ऑफर, यानी कि आपको कोई ऑफर दिया गया और आप उसको काउंटर कर रहे हो। अगर आपने शार्क टैंक देखा हो तो आपने देखा होगा कि कोई पिच करने के लिए आते हैं लोग, ठीक है, कंपनी के जो ओनर्स हैं ये लोग आते हैं, पिच करते हैं, और फिर किया जाता है, शार्क उनको ऑफर देते हैं कि हम आपकी इक्विटी जो है इतने रुपए में खरीदना चाहते हैं। और फिर क्या होता है, वो जो ओनर्स हैं या वो जो पिक्चर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो काउंटर ऑफर दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम इतना हमको नहीं जमेगा, हमको थोड़ा और ज़्यादा अमाउंट चाहिए, या फिर हम हमारी इक्विटी जो है वो आपको कम देंगे। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? काउंटर किया जा रहा है। तो काउंटर क्या होता है? बदले में जो ऑफर दिया जा रहा है, ऑफर के बदले में दिया जाने वाला ऑफर कहलाता है काउंटर ऑफर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि मैं अपनी कार आपको फॉर एग्जाम्पल लेट से 10 लाख रुपए में बेचना चाहती हूँ। आपने कहा कि नहीं, मैं आपकी कार 8 लाख रुपए में खरीदूंगा। तो ये क्या है? ये काउंटर ऑफर है। आपने मुझे काउंटर किया, आपने मेरे ऑफर के बदले में क्या कर दिया? ऑफर दे दिया, उसकी टर्म्स में कुछ चेंज कर दिया। तो ये होता है काउंटर ऑफर। व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्या किया आपने? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। उन जो ऑफर की टर्म्स थे उसमें कुछ चेंज कर दिया, उसमें कुछ क्वालिफिकेशन ला दिया। ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस एंड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, ही इज सेड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर। जब कोई पर्सन क्या करता है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देता है, यानी कि वो जो मेन ऑफर था उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ मॉडिफाई करके आपने कोई ऑफर दे दिया, तो ये क्या होता है? ये काउंटर ऑफर कहलाता है। ही सेड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने आपको 10 लाख रुपए में कार बेचने का ऑफर दिया और आपने क्या कहा? आपने मुझे कहा कि नहीं, मैं आपकी कार 8 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है? आपने मेरा ऑफर क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो ओरिजिनल ऑफर अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा काउंटर ऑफर से। अब इसके बाद आप मुझे फोर्स नहीं कर पाओगे अगेन कि आप मुझे 10 लाख, मैं आपको 10 लाख रुपए में कार बेचूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 10 लाख रुपए में कार बेच रही हूँ, आपने कहा कि नहीं 8 लाख रुपए में। जैसे ही आपने 8 लाख रुपए का ये वाला ऑफर क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब मान लो, अब वापस आपने कहा कि ठीक है मैं 8 लाख में 10 लाख में खरीद लूँगा, तो अब मेरे ऊपर है, मैं अब चाहूँ तो आपको इसको एक्सेप्ट करूँ, चाहे तो नहीं करूँ। मेरा ऑफर क्या है? आपने रिजेक्ट किया है, ठीक है, तो आप मुझे फोर्स नहीं कर पाओगे कि मैं आपका ये जो एक्सेप्टेंस है इसे एक्सेप्ट करूँ। बात समझ में आई? तो काउंटर ऑफर से क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। बात समझ में आई? तो हमने 4 तरीके के ऑफर पढ़ लिए। पहला जनरल ऑफर, दूसरा स्पेशल ऑफर, तीसरा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या था? अगर आप सिमिलर टाइप्स का ऑफर या आइडेंटिकल ऑफर क्या दे रहे हैं? एक दूसरे को दे रहे हैं इन द इग्नोरेंस ऑफ ओरिजिनल ऑफर। आपको पता नहीं था कि सामने से कोई ऑफर आया है और आपने सिमिलर टाइप का ऑफर एक दूसरे को दे दिया, तो ये क्या कहलाता है? क्रॉस ऑफर। उसके बाद में काउंटर ऑफर क्या होता है? acceptance of offer subject to modification and variation in terms of original offer, यानी कि ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन में आपने कुछ मॉडिफिकेशन करके उस पर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है काउंटर ऑफर। आई बात समझ में? एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास कौन सा ऑफर है? स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो ऑफर ओपन है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 6 महीने तक ये ऑफर जो है वो आपके लिए ओपन है, आप कभी भी चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इससे क्या माना जाएगा? स्टैंडिंग ऑफर। जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या है? स्टैंड कर रहा है, ओपन है, वो क्या कहलाएगा? स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अलाउ किया गया है एक्सेप्ट करने के लिए, इज नोन एज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। टेंडर्स दैट आर इन्वाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर इन्वाइट करना क्या होता है? आप किसी को क्या, आप एक पब्लिक एट लार्ज को या फिर आपने किसी स्पेसिफिक लोगों को क्या कहा कि
आप अपनी टेंडर सबमिट करो। फॉर एग्जांपल मुझे कोल चाहिए। ओके, मुझे कोल चाहिए, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कोल सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक टेंडर निकाला। मैंने क्या निकाला, टेंडर निकाला। मैंने कहा कि बहुत सारी कंपनीज को ऑफर दे दिया कि आप क्या करो, अपने टेंडर सबमिट करो। तो यहाँ पर इन कंपनीज के पास में फॉर एग्जांपल 2 मंथ का पीरियड मैंने दिया, 2 महीने तक आप अपने कोटेशंस मुझे दे दो। किसी ने कहा कि वो 50,000 रुपये में मुझे क्या करेगा, कोल सप्लाई करेगा। किसी ने कहा कि 55,000 में, किसी ने कहा कि 60,000 में। तो ये सब क्या है, ये टेंडर सब जने फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या किया जा रहा है, ऑफर जो है उसको ओपन रखा जा रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, स्टैंडिंग ऑफर। आई बात समझ में? तो हमने सारे के सारे टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ लिए हैं, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। सिर्फ 2 तरीके के ऑफर्स में हमारे पास केस लॉ याद रखने का था। कौन कौन से में, पहला जनरल ऑफर में कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड कंपनी, और दूसरा स्पेशल ऑफर में कौन सा, बोल्टन वर्सेस जोन्स। ये 2 हमको केस लॉ यहाँ पर याद रखने हैं। यहाँ हो जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ऑफर फिनिश। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर क्या है। इससे पहले हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में, सो दैट वी कैन कॉल इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए किसी ऑफर में, सो दैट वी कैन कॉल इट अ वैलिड ऑफर, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो, या फिर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक ऑफर में होनी चाहिए, सो दैट वी कैन कॉल इट अ वैलिड ऑफर, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे इस डिस्कशन को, ठीक है। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल में भी पढ़ा था कि देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी मंशा होनी चाहिए कि आप एक लीगल रिलेशन में एंटर कर रहे हैं। तो किसी ऑफर के अंदर क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप को क्या करे, राइज दे सके, उसे जन्म दे सके। ऑफर मस्ट बी सच दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइज टू लीगल रिलेशनशिप। इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड creating legal relations, it is not considered as a valid offer in the eyes of law. A social invitation, even if it is accepted, does not create any legal relations because it is not so intended. इसका मतलब क्या हुआ, हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल में पढ़ा कि आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन में एंटर करने की। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वो जो ऑफर है ना, जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अरे जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो ऑफर होता है, तो ये जो ऑफर है उसके अंदर ये एलिमेंट होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये किसको राइज दे सके, ये एक लीगल रिलेशन को राइज दे सके। अदरवाइज ये ऑफर माना ही नहीं जाएगा। इससे अगर वैलिड ऑफर मानेंगे नहीं तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। तो आपका ऑफर ही ऐसा होना चाहिए जो कि क्या कर पाए, आपके बीच में लीगल रिलेशन को बना पाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो फिर आपका ऑफर एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें दिया हुआ है कि अगर आप सोशल इन्विटेशन दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में शादी का कार्ड आया, बर्थडे का कार्ड आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट से जो शादी के कार्ड आते हैं और उसमें छोटी छोटी सी बाल मनवार की जाती है कि हमारे मामा की शादी में जरूर जरूर आना, ठीक है। गाना भी होना होगा, बजाना भी होगा, हमारे चाचा की शादी में आपको आना ही होगा, सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। ये सारा लिखा गया, आपको एक कार्ड भेजा गया, वेन्यू भेजा गया कि इस जगह पर आपको आना है। लेकिन जब आप पूरे दिन भूखे रहकर आपने सोचा कि मैं वहाँ पर शादी में जाकर खाना खाऊंगा, और जब आप वहाँ पर गए तो वहाँ पर 1 अप्रैल का दिन था और आपको कहा गया कि अप्रैल फूल मनाया, बड़ा गुस्सा आया, ठीक है। आपको बड़ा गुस्सा आया और उन्हें बड़ा मजा आया। तो क्या आप उस पर्सन के ऊपर केस फाइल कर सकते हो कि इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, इसने मुझे ऑफर दिया था कि शादी में आना है, अब मैंने इसे एक्सेप्ट किया है तो इसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है।
ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक सोशल इन्विटेशन है। सोशल इन्विटेशन इज नॉट केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशन बिटवीन यू एंड दैट पार्टी। तो ऐसे जो भी डोमेस्टिक अग्रीमेंट होते हैं, सोशल इन्विटेशन होते हैं, सोशल अग्रीमेंट होते हैं, उनके अंदर एक कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आपके बीच में एक लीगल रिलेशन को बना सकें। और अगर वो आपके बीच में लीगल रिलेशन को नहीं बना पा रहे हैं तो वो ऑफर कहलाने के लायक ही नहीं है। और अगर वो ऑफर कहलाने के लायक नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक भी नहीं रहेंगे। बात समझ में आई? सबसे पहला ऑफर का एसेंशियल क्या है? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। बात समझ में आई? आपका इंटेंशन जो है, ऑफर का इंटेंशन ऐसा होना चाहिए जो कि उसकी इंटेंशन ये हो कि जब सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट करे तो हम दोनों के बीच में क्या बन जाए, एक लीगल रिलेशनशिप बन जाए। आई बात समझ में? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड नॉट वेग। अनक्लियर नहीं होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित नहीं होना चाहिए। If the terms of an offer are vague or indefinite, its acceptance cannot create any contractual relationship. For example, A offers to sell B 100 quintals of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. यार ये कुछ पढ़ा पढ़ा नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ लग रहा है। कैन यू रिमेंबर कि हमने एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तो उसमें जो कंडीशंस सेक्शन 10 में नहीं दी गई है, अदर देन सेक्शन 10 में जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी, उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। अगर वो इनडेफिनेट है, अनसर्टेन है, वेग है, और उसमें भी वही ऑयल वाला ही एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो अगर आपका ऑफर जो है वो सर्टेन होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन हो पाएगा। लेकिन अगर आपका ऑफर ही सर्टेन नहीं है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप गए स्कूल में, ठीक है, या फिर आप गए किसी ट्यूशन पर आपने पूछा कि मुझे ट्यूशन लेनी है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अकाउंट्स की या लॉ की या जो जिसकी की भी, ठीक है। लॉ तो आप यहाँ पर फ्री में पढ़ रहे हैं, तो लॉ की आपको ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन मान लो आपने अकाउंट्स की ट्यूशन लेने की बात की और आपको कहा गया कि मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा दूंगा या पढ़ा दूंगी, लेकिन जो फीस होगी वो मेरी जितनी मर्जी होगी, लास्ट में जितना मेरा मन होगा वो मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा या फिर करूंगी। क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं, जो ऑफर की टर्म्स है, वो सर्टेन है या फिर अनसर्टेन है? अनसर्टेन है। यहाँ पर पता ही नहीं है कि आपसे फीस कितनी ली जाएगी। क्या आपसे लास्ट में आपको 100 रुपये, 1000 रुपये लेकर छोड़ दिया जाएगा, या फिर आपसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट जो है वो डिमांड करी जाएगी? यहाँ पर कुछ नहीं पता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ऑफर क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऑफकोर्स आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर द ऑफर इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एज द टर्म्स आर नॉट सर्टेन एंड डेफिनेट। अगर आपके टर्म्स जो है सर्टेन और डेफिनेट नहीं है तो फिर आपका ऑफर नहीं कहलाएगा, ये एक्सेप्ट करने लायक नहीं माना जाएगा। तो हमने कौन कौन सी कंडीशंस पढ़ी? पहला, केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, और दूसरा सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को। अगर बिना कम्युनिकेट किए किसी ऑफर को एक्सेप्ट किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। कैसी बातें कर रहे हो? बिना कम्युनिकेट किए कोई उसे एक्सेप्ट कर कैसे सकता है? अगर मुझे पता ही नहीं है कि आपने मुझे ऑफर दिया है तो मैं उससे एक्सेप्ट करूँगी कैसे? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ेंगे केस लॉ के ज़रिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले इसका कंटेंट पढ़ो एक बार। एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेट टू द पर्सन टू whom it is made, otherwise there can be no acceptance of it। जिस पर्सन को
आप ऑफर दे रहे हो उसे या जो एक्सेप्ट कर रहा है उससे पहले कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं मानी जा सकती। अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट। An acceptance of an offer in ignorance of the offer is not acceptance and does not confer any right on the acceptor। यानी कि एक ऐसी एक्सेप्टेंस जो कि आपने इग्नोरेंस में दी है उससे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, और ऐसी एक्सेप्टेंस किसी पर्सन को कोई राइट नहीं देती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगेन आपके पास एक और केस लॉ याद करने के लिए आ गया है। कौन सा है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। कौन सा है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। सॉरी देयर वाज अ ग्लिच। समझते इस पर्टिकुलर केस लॉ में हुआ क्या था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें हुआ ये था कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला किस में गए थे? कोर्ट के पास गए थे भागे भागे। क्यों गए थे? गौरी दत्त करके एक पर्सन थी नहीं, ठीक है, मेल था। नाम से लग सकता है कि गौरी दत्त एक आदमी था, सॉरी फीमेल थी, लेकिन सच्ची में एक आदमी था। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि गौरी दत्त जो है इसका नेफ्यू जो है वो गुम गया था। क्या हुआ था? गौरी दत्त का नेफ्यू जो है वो गुम हो गया था। तो इसने क्या किया? एकदम हैरान परेशान। गौरी दत्त एकदम सन्नाटे में, ठीक है, क्या बोलते हैं सन्नाटे में, ठीक है। तो गौरी दत्त ने क्या किया? गौरी दत्त ने जल्दी जल्दी लालमन शुक्ला करके इसका सर्वेंट था उसको कहा कि जा जल्दी से मेरे भतीजे को ढूंढ कर ला, मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर ला। ये पर्सन गया इस बच्चे को, छोटे से बाबू को ढूंढने के लिए। मीनवाइल इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं यार, क्या पता वो जो सर्वेंट है उसे भेजा है वो ढूंढ कर लाएगा या नहीं ला पाएगा। तो इसने क्या किया? इसने एक एडवर्टीजमेंट दे दी न्यूज़पेपर में कि जो भी पर्सन मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा उससे 100 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा। सिर्फ 100 रुपये का बच्चे को ढूंढने के लिए। अरे यार तब का केस लॉ है, अंग्रेज़ों के ज़माने का, ठीक है, तो तब के हिसाब से 100 रुपये बड़ी बात थी। 100 रुपये का इसने रिवॉर्ड अनाउंस किया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि लालमन शुक्ला जो है उसने इस बच्चे को पकड़ लिया, इसको ढूंढ लिया, इसको पता चल गया कहाँ है, वो लेकर आया। अब इसने देखा ओ भाई साहब यहाँ पर क्या हुआ है, न्यूज़पेपर में रिवॉर्ड अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पर लालमन शुक्ला ने कहा कि निकालो मेरे 100 रुपये। गौरी दत्त ने कहा कि नहीं दे रहा हूँ, क्या कर लेगा? लालमन शुक्ला ने कहा कि आपने एडवर्टीजमेंट दिया था न्यूज़पेपर में, एकदम खुला खुला, आप मना कर रहे हो, नहीं कर सकते आप। गौरी दत्त ने कहा कि तूने पहले ढूंढ लिया, अब तुझे पता चला 100 रुपये अनाउंस किए, अब नहीं मिल सकता है। तुझे पहले ही पता होता फिर तू ये सोच के जाता कि यार 100 रुपये का रिवॉर्ड है, ढूंढता हूँ मैं, तो फिर तब तुझे मिल जाता, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, अभी तू तो वैसे ही ढूंढ कर लाया है, तो अभी कौन से 100 रुपये चाहिए तुझे। ये गया कोर्ट के पास में कि साहब जो हैं वो गलत कर रहे हैं, हमारे साथ में एडवर्टीजमेंट देके मुकर रहे हैं, एकदम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, मुकर कैसे सकते हैं मुझे 100 रुपये देने से। कोर्ट ने पूछा इधर आ इधर आ। कोर्ट ने कहा कि एक बात बता, ये जो नेफ्यू तुझे मिला उससे पहले तूने एडवर्टीजमेंट पढ़ा था उसके बाद में पढ़ा था? इसने कहा कि आके पढ़ा था, बाद में पढ़ा था। लालमन शुक्ला ने कहा कि यार मैं इसको खरीद के नहीं, मैं इसको ढूंढ के लेकर आया था और उसके बाद में मुझे इस एडवर्टीजमेंट के बारे में पता चला। कोर्ट ने कहा कि गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय, अब तुझे रिवॉर्ड नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि तूने जब इससे ढूंढा इस नेफ्यू को, मान लो ये एक्सेप्टेंस है, लेकिन क्या तुझे ऑफ़र के बारे में पता था कि ऐसा कोई ऑफ़र है? ऐसा अगर होता कि तुझे ऑफ़र का पता होता कि 100 रुपये का रिवॉर्ड है, फिर तू इसको ढूंढता तो ये माना जाता कि तूने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है और फिर तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी तू बिना इस ऑफ़र को जाने इसे ढूंढने गया था, तूने इसे ढूंढ लिया, उसके बाद में तुझे पता चला कि ऐसा कोई ऑफ़र भी था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहले एक्सेप्टेंस आई और फिर आपको ऑफ़र पता चला? तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। पहला स्टेप क्या है, ऑफ़र है, उसके बाद में एक्सेप्टेंस आता है। तो ऑफ़र के बाद में अगर एक्सेप्टेंस मिला है, आपको ऑफ़र का कम्युनिकेशन हुआ है, उसको समझकर, उसको सुनकर आपने अगर एक्सेप्टेंस दिया है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपको ऑफ़र पता ही नहीं था,
आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, आपने वो काम कर लिया और उसके बाद में आपको ऑफर के बारे में पता चला है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो यही एसेंशियल कंडीशन है कि अगर आप कोई एक्सेप्टेंस दे रहे हो इन द इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, इट वॉन्ट बी नोन एज, इट वॉन्ट बी रिगार्डेड एज ए वैलिड एक्सेप्टेंस एंड नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल कम इनटू पिक्चर। तो ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए सो दैट वो एक्सेप्ट हो पाए। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता है। तो तीसरी हमारी कंडीशन होगी, इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफरी। ठीक है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये आपको समझा दिया गया है, इससे आप पढ़ सकते हैं, एकदम ईजी लैंग्वेज है। अगेन आपको इसे एज सच याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ अगर आपके एग्जाम में एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर आ गए तो फिर आप इसे थोड़ा बहुत कंप्राइज करके लिख सकते हो। आई बात समझ में। बढ़ते हैं हमारी चौथी कंडीशन पर, क्या है, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। क्या होना चाहिए, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है, क्या आपका व्यू क्या होना चाहिए, आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप सामने वाली पार्टी की एक्सेप्टेंस को क्या करो, ऑब्टेन करना चाहते हो। अगर आपकी इंटेंशन दूसरी पार्टी की एसेंट लेना नहीं थी, कंसेंट लेना नहीं थी, तो फिर ये एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था कि मान लो ए ने बी को कहा कि मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि 2019 तक शादी कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑफर नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंटेंशन नहीं थी सामने वाले की एसेंट लेने की। लेकिन अगर ए उसमें आगे और ऐड कर ले कि मैं सोच रही हूँ कि तुमसे शादी कर लूँ या फिर विल यू मैरी मी, तो फिर क्या माना जाएगा कि सामने वाले की एसेंट लेने की इंटेंशन थी। लेकिन जनरली अगर कोई स्टेटमेंट दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी एसेंट लेने के लिए, आपकी कंसेंट लेने के लिए आपको वो स्टेटमेंट दी गई है, तो उसे ऑफर नहीं माना जाएगा। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी एड्रेस्ड एंड नॉट मियरली विद अ व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। काफ़ी सिंपल सी बात है, याद हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। पांचवा, इट मे बी कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑफर अनकंडीशनल हो, उसमें कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं। एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफरर, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर इंस्टॉलिंग सर्टेन एप्स इन आवर मोबाइल वी आर required to check mark the terms and conditions of the app। आप WhatsApp अगर इंस्टॉल करते हो या फिर कोई और भी ऐप अगर आप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो आपको क्या करना रहता है, आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, उसको चेक मार्क करना होता है, उसको टिक करना रहता है। तो इसका मतलब क्या है, आपके बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ रहा है, आपकी और उस ऐप के बीच में आ रहा है ना, अगर आप किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके और उस ऐप के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जिससे हम बिना पढ़े क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2-3 पढ़ते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है ना, चल कर लेते हैं एक्सेप्ट उसको। ठीक है, तो वो क्या है, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को, उसकी कंडीशंस को क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो ऑफर जो है वो क्या हो सकता है, वो कंडीशनल भी हो सकता है। ये होते हैं आपके 5 पॉइंट। 6th पॉइंट, offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance। आपकी ऑफर में कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जो कि जिसकी अगर नॉन कंप्लायंस की जाए तो उससे ही एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये है स्वीटू, ठीक है, और ये है हमारी स्वीटी। ठीक है, हमारी स्वीटी स्वीटी स्वीटी, तेरा कंसेंट चाहिए। ठीक है, स्वीटू को क्या चाहिए, स्वीटू ने स्वीटी को ऑफर दिया। ठीक है, क्या दिया, विल यू बी माई वैलेंटाइन। ठीक है, अगर तुम, ठीक है, स्वीटू ने स्वीटी को ये ऑफर दिया और साथ में ये बोल दिया कि अगर तुम नाना नानी पार्क में
अगर शाम की 7 बजे नहीं आई तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारी हाँ है। स्वीटू ने स्वीटी को क्या कहा, अगर 14 फरवरी के दिन 14 फेब के दिन अगर तुम शाम की 7 बजे नाना नानी पार्क में नहीं आई तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी हाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ऑफर में ऐसी कंडीशन डाल दी गई है, ऐसी चीज़, ऐसा टर्म डाल दिया गया है जिसकी अगर आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो तो उसे क्या माना जा रहा है, एक्सेप्टेंस माना जा रहा है। तो क्या ये ऑफर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ऑफर में कोई भी ऐसी टर्म नहीं होना चाहिए जिसका अगर नॉन कंप्लायंस किया जाए तो उसे ही एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। Thus one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted। यानी कि ना में भी हाँ होती है। ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारी हाँ है। अरे ना में ना ही होती है, या फिर कुछ नहीं किया गया है तो भी ना ही होती, हाँ नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको कुछ कम्युनिकेट नहीं किया गया है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया गया है, तो यानी कि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, उसने आपको मना ही किया, उसने आपको हाँ नहीं किया है। A proposes B to purchase his Android mobile for ₹5,000 and if no reply by him in a week, it would be assumed that B accepted the proposal. This would not result into contract। A ने क्या कहा, A ने कहा कि मैं B को कि मैं तुम्हारा जो फ़ोन है वो 5,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ और 1 हफ्ते में तूने जवाब नहीं दिया तो मैं समझ लूँगा कि तू मुझे बेचना चाहता है। तो क्या अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर बी ने उसको मना नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि बी जो है उसकी हाँ है? नहीं माना जाएगा। अगर आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की गई है तो इसका मतलब ना ही है। उसको यूँ मत मान लेना कि अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की तो भी हाँ मान लिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। सो ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सॉरी, 7वां जो पॉइंट है वो क्या है, द ऑफर में बी ईदर जनरल और स्पेसिफिक। आपका ऑफर क्या हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जनरल ऑफर क्या होता है, जनरल पब्लिक एट लार्ज को दिया। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया हुआ है। एन ऑफर कैन बी मेड टू ईदर पब्लिक एट लार्ज और टू द एनी पर्सन। दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द हेडिंग टाइप्स ऑफ ऑफर। हमने टाइप्स ऑफ ऑफर में हम पढ़ चुके हैं। या तो आपका ऑफर किसको हो सकता है, जनरल पब्लिक को हो सकता है, या फिर आपका जो ऑफर है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को हो सकता है। नेक्स्ट, द ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आपका ऑफर क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। यानी कि आपका ऑफर शब्दों के द्वारा भी हो सकता है, आपका ऑफर आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में भी हो सकता है, आपकी कंडक्ट के साथ भी हो सकता है। एन ऑफर में बी मेड ईदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। A boy starts cleaning the car as it stops on the traffic signal without being asked to do so. In such circumstances, any reasonable man could guess that he expects to be paid for this. Here, boy makes an implied offer. लड़के ने क्या किया है, implied offer दिया है। क्या दिया है, implied offer दिया है, express offer नहीं है। कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और उस लड़के ने क्या किया, उस कार को साफ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या वो दान धर्म करने के लिए ऐसा करा कि नहीं यार आपकी कार गंदी लग रही है, अच्छा नहीं लगता है, हमारे देश में मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और आप इतनी गंदी गंदी कार लेकर घूमते हो, मैं आपकी कार को साफ कर देता हूँ आओ। क्या यहाँ पर चैरिटी की जा रही है उस लड़के के द्वारा, या फिर वो चाहता है कि उसे पे किया जाए? तो अगर आप उसको कार साफ करने देते हो और फिर लास्ट में आप मना कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको कार साफ करने दे रहे हो इसका मतलब क्या है, आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो। इसका मतलब आपके और उसके बीच में क्या बन गया है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। बात समझ में आई? तो आपका ऑफर जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। 9th, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। An invitation to offer, a mere communication of information, a prospectus and advertisement। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी सारी बातें एक साथ कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और ये क्या है, ये लॉ है, इसमें ऐसा ही होता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक। उसके बाद में हम
थोड़ा लेवल जो है वो इंक्रीज भी होगा, हम थोड़ा और ज़्यादा अच्छे लेवल पर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने के लिए केपेबल हो जाएंगे। ये क्या बोला जाए, ऑफर जो है वो अलग है किससे, अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन क्या था कि ए ने बी को कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि 2019 तक शादी कर लूँ। ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, कि आपने अपनी इंटेंशन का सिर्फ इंटेंशन दिया है। तो क्या ये ऑफर है, नहीं है। दूसरा, एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। अ मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने कोई इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट की कि फॉर एग्जांपल मैं अपना जो प्लॉट है वो 2000 रुपये में बेचूंगा, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। या फिर मैं अपना घर जो है वो मैं रेंट पर दूंगी, तो यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। या मेरे घर का रेंट 5000 रुपये होगा, तो क्या मैंने आपको ऑफर दे दिया कि आप मेरा घर जो है 5000 रुपये पे रेंट पर ले लो, नहीं। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मेरा घर का जो रेंट है वो 5000 होने वाला है, या फिर मेरा जो प्लॉट है वो 50 लाख का बिकने वाला है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन है। उसके अलावा ऑफर और किससे अलग है, प्रॉस्पेक्टस से अलग है और एडवर्टीजमेंट से भी अलग है। एडवर्टीजमेंट अलग चीज़ होती है, ऑफर अलग चीज़ होता है। प्रॉस्पेक्टस अलग चीज़ होती है, ऑफर अलग चीज़ होता है। क्या होता है उससे हम आगे पढ़ने वाले। पहला, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। अ फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विश ऑफ मेकिंग हिम ओनर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी इज अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। यानी कि सिर्फ एक फादर ने क्या किया, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी का ओनर तुम्हें बना दूँ, अपने बेटे को ऐसा बोल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अब बेटा माथे ही चढ़ जाए कि आपने कहा था कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का ओनर बनाओगे, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ अपनी एक इंटेंशन, अपनी एक इच्छा जाहिर की है। ठीक है, आगे, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। अगर आपके किसी क्वेश्चन को आंसर किया गया है तो वो अलग चीज़ होती है, वो ऑफर नहीं होता है। अब इसमें एक केस लॉ है, हार्वे वर्सेस फेशी। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। हार्वे वर्सेस फेशी में हुआ क्या था, इसमें हुआ ये था कि हार्वे नाम का एक पर्सन था, ठीक है। उसने क्या किया, उसने फेशी नाम के एक पर्सन को एक टेलीग्राफ भेजा। उसने टेलीग्राफ क्या भेजा, टेलीग्राफ भेजा, उसमें 2 टेलीग्राम भेजा और उसमें 2 क्वेश्चन भेजे। क्या क्वेश्चन भेजे, पहला, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। ये बम्पर हॉल पेन कोई पेन नहीं है, ज़मीन है, कोई जगह है, ठीक है। तो हार्वे जो है उसने फेशी से पूछा कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ लोवेस्ट कैश प्राइस। और आपका जो लोवेस्ट कैश प्राइस है, मान लो ये ज़मीन है, इसका आप जो मिनिमम जो है वो कितना लोगे वो बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, पहला कि क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन बेचेंगे, और दूसरा इसका लोवेस्ट कैश प्राइस कितना है। तो फेशी ने इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, सिर्फ लोवेस्ट कैश प्राइस बताया, कितना, 900 पाउंड। कितना बताया, 900 पाउंड। हार्वे ने कहा कि ठीक है, मैं 900 पाउंड में इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, मैं 900 पाउंड में इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। फेशी ने कहा कि पर मैं बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं बेचना है। हार्वे ने कहा कि ऐसे कैसे, तुमने मुझे हाँ बोल दिया था, तुमने मुझे 900 रुपये का प्राइस बताया और मैंने पूछा था कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, तो इसका मतलब तुमने हाँ बोल दिया है, अब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। मैटर गया कोर्ट के पास में। हार्वे ने कहा कि अभी ये बोल के मुकर गया है। अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला कौन सा, कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, क्या इस पर कोई रिप्लाई आया था, नहीं आया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, टेलीग्राफ लोवेस्ट कैश प्राइस, मिनिमम जो प्राइस है वो बताओ। तो उसने सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का आंसर किया कि 900 पाउंड जो है वो प्राइस है। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस दिया गया है या फिर इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया गया है, यहाँ पर कोई ऑफर नहीं दिया गया है। आई बात समझ में, यहाँ पर ना ऑफर है ना ऑफर का एक्सेप्टेंस है, तो इसलिए इससे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। द डिफेंडेंट रिप्लाइड थ्रू टेलीग्राम दैट द लोवेस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। द प्लेंटिफ
sent another telegram stating we agree to buy a bumper ball pen at 900 pound. प्लेंटिफ क्या होता है? वो पर्सन जिसने केस किया है. डिफेंडेंट कौन होता है? जो उस केस को डिफेंड कर रहा है, ठीक है, जो बच रहा है, जिसने आगे होकर केस किया है, जो मैटर कोर्ट के पास लेकर गया है, वो कौन है? प्लेंटिफ. यानी कि हार्वे क्या है यहाँ पर? प्लेंटिफ है. और फेशी क्या है? डिफेंडेंट है, जो कि उसको डिफेंड कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर हाउएवर द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू सेल द प्रॉपर्टी एट द प्राइस. डिफेंडेंट ने मना कर दिया कि मैं इसको बेचना नहीं चाहता. द प्लेंटिफ सूट द डिफेंडेंट्स कंटेंडिंग दैट दे हैड मेड एन ऑफर टू सेल द प्रॉपर्टी एट 900 पाउंड एंड देयरफॉर दे आर बाउंड बाय द ऑफर. ये क्या बोल रहा है कि जब आपने 900 पाउंड का अमाउंट बोला, इसका मतलब ये क्या? आपने ऑफर दिया है और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया. While plaintiff had asked 2 questions, the defendant replied only to the second question by quoting the price, but reserved their answer with regard to their willingness to sell. लेकिन उसने क्या किया था? अपनी willingness, वो बेचना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, उसके फर्स्ट क्वेश्चन पर रिप्लाई नहीं किया था. Thus they made no offer at all. Had that the mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price. इसका मतलब यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, सिर्फ प्राइस की इंक्वायरी पर रिप्लाई करना एक ऑफर नहीं माना जाता है. आई बात समझ में? अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. कोटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर. रेफर केस ऑफ हार्वे वर्सेस फेशी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. The price list of goods does not constitute an offer for sale of certain goods on the listed price. It is an invitation of offer. क्या है ये? Invitation to offer है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर कहीं पर प्राइस लिस्ट लगी हुई है, क्या लगी हुई है? प्राइस लिस्ट, या कहीं प्राइस टैग लगा हुआ है, तो उसे ऑफर नहीं माना जाएगा, उससे इन्विटेशन टू ऑफर माना जाता है. इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक कंसेप्ट है, जो कि आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है. केस लॉ काफ़ी ज़्यादा बनती है, केस स्टडी काफ़ी ज़्यादा बनती है. इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? जब आप इनवाइट कर रहे हो किसी पर्सन को कि मुझे ऑफर दो, तो वो क्या कहलाता है? इन्विटेशन टू ऑफर. एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू बिजनेस. In case of an invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, rather invites the other party to make an offer. आपको invite किया जा रहा है कि यार मुझे क्या दो? ऑफर दो. An advertisement for sale of goods by auction is an invitation to offer. It merely invites offer or bids made at the auction. यानी कि मान लो अगर कोई ऑक्शन की एडवर्टीजमेंट की जा रही है कि आप आओ और यहाँ पर बिडिंग करो इस चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल, एक रूबी है, एक डायमंड है, ठीक है, एक रूबी है, ठीक है, ये रूबी है और इससे ऑक्शन करना है, तो एक एडवर्टीजमेंट दिया गया और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए इस पर बिडिंग करने के लिए, इसको खरीदना चाहते थे. क्या अब ये सारे के सारे लोग क्लेम कर सकते हैं कि अब आपको हमें रूबी बेचना पड़ेगा, आपने हमें ऑफर दिया था? नहीं, ये इन्विटेशन टू ऑफर है. यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप क्या करो? आप हमें ऑफर दो. ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? जब बिडिंग कर रहे हैं, जब यहाँ से बिडिंग आ रही है कि मैं इसको 1 करोड़ में खरीदूंगा, कोई बोल रहा है कि मैं इसे 5 करोड़ में खरीदूंगा, तो ये सब लोग ऑफर दे रहे हैं और इनमें से सबसे जो हाईएस्ट बिड होगा उससे क्या कर लिया जाएगा? एक्सेप्ट किया जाएगा. तो जो एडवर्टीजमेंट की जा रही है कि आओ ऑक्शन में, वो क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है. यानी कि आपको बुलाया जा रहा है, आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आओ आप आकर ऑफर दो. When goods are sold through auction, the auctioneer does not contract with anyone who attends the sale. The auction is only advertisement to sell, but the items are not put for sale through persons who have come to the auction may have the intention to purchase. यानी कि सबकी इंटेंशन हो सकती है. ये ए पर्सन है, ये भी चाहता है मैं इसको खरीदूं, बी चाहता है कि मैं भी इसको खरीदूं, सी चाहता है मैं भी इसको खरीदूं. तो क्या सब इसको खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है तुम भी ऑफर दो, तुम भी ऑफर दो, तुम भी ऑफर दो. इनमें से जो बेस्ट ऑफर लगेगा उसे क्या कर लिया जाएगा? एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. बात समझ में आई?
तो इनविटेशन टू ऑफर होता है जब किसी को आप इनवाइट कर रहे हो कि आओ हमें ऑफर दो। उसी तरीके से जब आप किसी शोरूम में जाते हो, वहाँ पर किसी डमी पर कुछ भी कोई ड्रेस है, उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है, मान लो उस पर 5,000 रुपये का प्राइस टैग लगा हुआ है, आप गए, आपने शॉपकीपर को कहा कि 5,000 रुपये में मुझे ये दे दो, क्या वो बाउंड है कि उसे 5,000 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा? नहीं, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो आपको 5,000 में बेचे, वो चाहे तो आपको मना भी कर सकता है, क्योंकि ये इनविटेशन टू ऑफर है। कोई भी प्राइस लिस्ट, कोई भी प्राइस टैग, ये सब क्या होते हैं? इनविटेशन टू ऑफर। आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप आके क्या दो, ऑफर दो, फिर उस पर नेगोशिएट किया जाएगा। सामने वाले पर्सन की इच्छा होगी तो उसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं भी करेगा। आई बात समझ में? सिमिलरली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, कंपनीज जो प्रोस्पेक्टस इशू करती कि आओ हमारे शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन दो। फॉर एग्जांपल आपने आईपीओ में अप्लाई किया, तो क्या ज़रूरी है कि कंपनी अपने शेयर आपको अलॉट कर दे, या फिर कंपनी के ऊपर है, वो चाहे तो आपको अलॉट करे, चाहे तो नहीं करे। तो कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, या फिर कंपनी का एग्जांपल भी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, मान लो आप किसी स्कूल में गए, कॉलेज में गए, और वहाँ पर जाकर आपने उनका प्रॉस्पेक्टस लिया, ठीक है, आपको प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है जिसमें कॉलेज या स्कूल की घटिया सी बिल्डिंग को बहुत अच्छा सा बताया हुआ होता है, और जो एक्टिविटीज़ कभी स्कूल में होती नहीं है उनका भी फ़ोटो डाल दिया जाता है, होता है ना। तो मान लो आपको प्रॉस्पेक्टस दिया गया, अब आपको लगा कि यार अच्छा है, ठीक है, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, आपने एप्लीकेशन दिया कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। अब क्या वो जो कॉलेज या स्कूल है वो बाउंड है कि वो आपको एडमिशन दे? मान लो उसके पास 100 सीट्स थी, वो 100 की 100 फिल हो गई, आप आए, आप लेट है, और आपको अगर वहाँ पर एडमिशन नहीं मिला तो क्या आप क्लेम कर पाओगे कि नहीं आपने प्रॉस्पेक्टस दिया, अब आपको एडमिशन लेना पड़ेगा? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आपको प्रॉस्पेक्टस दिया था वो इनविटेशन टू ऑफर था, फिर जब आपने एप्लीकेशन दी वो ऑफर था, फिर आगे से एक्सेप्टेंस आएगा तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो प्रॉस्पेक्टस भी जो होता है वो एक इनविटेशन टू ऑफर होता है, वो ऑफर नहीं होता है। बात समझ में? जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है कि लोगों को बोलती है कि हमारी जो शेयर्स हैं उनको खरीदने के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए, तो जब लोग अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है? वो ऑफर है। फिर कंपनी जब उसे एक्सेप्ट करेगी तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी इज ओनली एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू मेक एन ऑफर टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस भी ऑफर नहीं होता है। अगर आपको कोई प्राइस बताया गया है तो वो ऑफर नहीं है। वॉट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर? इन्विटेशन टू ऑफर फिर होता क्या है? एन ऑफर इज डेफिनेट एंड केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर क्या होता है? ऑफर को जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑफर क्या है? ऑफर एक डेफिनेट, एक केपेबल ऐसा चीज़ है जिसे अगर एक्सेप्टेंस मिल गया तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, whereas an invitation to an offer is only a circulation of an offer, it is an attempt to induce offer and precedes a definite offer। यानी कि attempt किया जा रहा है कि आओ हमें ऑफर दो। An invitation to an offer is an act precedent to making an offer। ऑफर से पहले का एक स्टेप क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ओनली एन ऑफर इमर्जेस इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। यानी कि जब इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलती है या उसको रिएक्शन मिलता है तब क्या बनता है? ऑफर बनता है। जब कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस निकाला, प्रॉस्पेक्टस को रिएक्शन मिला तो क्या निकला? ऑफर बना। अब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो जब इन्विटेशन टू ऑफर को कोई रिएक्शन मिलता है तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। आई बात समझ में? इन ऑर्डर टू एसर्टेन whether a particular statement amounts to an offer or an invitation to offer, the test would be intention with which such statement is made। intention देखनी रहेगी। does the person to who made the statement intend to be bound by it as soon as it is accepted by the other or he intends to do some further act before he becomes bound by it। in the former case it amounts to an offer and in the later case इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर। यानी कि जो पर्सन
ये स्टेटमेंट दे रहा है उसकी इंटेंशन क्या है? क्या उसकी इंटेंशन ये है कि जैसे उसे रिएक्शन मिले तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, या उसकी इंटेंशन ये है कि जब उसे रिएक्शन मिले तो एक ऑफ़र बने? तो अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आपको रिएक्शन में एक ऑफ़र चाहिए तो आप इनविटेशन टू ऑफ़र दे रहे हो। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आपको रिएक्शन में क्या मिले? एक्सेप्टेंस मिले, तो आप क्या दे रहे हो? ऑफ़र दे रहे हो। बात समझ में? डिफरेंस बिटवीन ऑफ़र एंड इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र। ठीक है, ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। ऑफर क्या है? फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है। ऑन द अदर हैंड ऑफर्स मेड विद द इंटेंशन टू नेगोशिएट और ऑफर्स टू रिसीव ऑफर, ऐसा ऑफर जो कि आपने ऑफर को रिसीव करने के लिए दिया है वो क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है। If a person who makes the statement has the intention to be bound by it as soon as the other accepts it, he is making an offer. Thus, the intention to be bound is important factor to be considered in deciding whether a statement is an offer or invitation to offer. एग्जाम्पल कौन कौन से ये आपको याद रखने, इस पर केस स्टडी बन सकती है, बनती ही है, काफ़ी ज़्यादा बनती है। एन इन्विटेशन बाय अ कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन द शॉप विंडो, शॉप विंडो में कोई डमी है या कोई भी गुड्स है उस पर कोई प्राइस टैग है, वो क्या? इन्विटेशन टू ऑफर है। एडवर्टाइजिंग ऑप्शन सेल एंड कोटेशन ऑफ प्राइस सेंड इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस। मैंने आपको एक लेटर भेजा, मेल भेजा कि यार मुझे ये सामान चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे फर्नीचर चाहिए था। मैंने आपको कहा कि टेबल के, चेयर के और उसके अलावा बाकी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के मुझे प्राइस भेजो। आपने मुझे कोटेशन भेजा। अब क्या मेरे पर बाउंडेशन है कि मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा? नहीं। ठीक है, ये क्या है? ये इन्विटेशन टू ऑफर है। अब ये डिफरेंस देख लो, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन बन जाता है कि ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में क्या करो? डिफ्रेंशिएट करो। ऑफर क्या है? इट इज़ एन फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स इट। Where a party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but only invites the other party to make an offer on those terms. अगर आप क्या कर रहे हो? फाइनल विलिंगनेस नहीं बता रहे हो, आप क्या कर रहे हो? नेगोशिएट करने के लिए अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रहे हो, तो वो क्या? इन्विटेशन टू ऑफर है। दूसरा, इंटेंशन ऑफ पार्टी क्या है? इफ अ पर्सन who makes the statement has the intention to be bound by it as soon as the other accepts it, he is making an offer. अगर आप क्या कर रहे हो? आपकी इंटेंशन ये है कि जैसे ही मुझे रिएक्शन मिले कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, तो ये क्या है? ऑफर है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये है कि नहीं मुझे ऑफर मिले, तो ये क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है। इफ़ अ पर्सन हु हैज़ इंटेंशन ऑफ नेगोशिएटिंग ऑन टर्म्स, इट इज़ कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। सीक्वेंस क्या है? ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर जो है वो इन्विटेशन से पहले नहीं आ सकता, इन्विटेशन टू ऑफर के बाद ऑफर आता है। और इन्विटेशन टू ऑफर के केस में क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर, यानी कि ऑफर के पहले क्या आता है? इन्विटेशन टू ऑफर आता है। तो यहाँ पर हो गए हमारे ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, और उसके अलावा ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में हमने डिफरेंस पढ़ लिया है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया है। अगर नहीं भी आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM में सारी क्वेरीज आप पूछ सकते हो। आई वुड बी वेरी ग्लैड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, आगे का डिस्कशन जो है वो हम आगे कंटिन्यू करने वाले